ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स हैं। ठीक है, और हॉलो स्फीयर्स हैं जैसा कि ड्रॉ किया है। और लेट अस से क्वेश्चन में बताया गया है कि हम अंदर वाले के कंडक्टर पर कुछ चार्ज रख देते हैं। ठीक है, अंदर वाले कंडक्टर पर लेट अस से इस पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज अरेंजमेंट की वजह से जो दूसरा कंडक्टर है उस पे भी इंड्यूस चार्जेस आएंगे और कुछ फील्ड सेटअप होगी। फील्ड बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह सेटअप होगी और उस फील्ड की वजह से इस फील्ड की वजह से ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी हर जगह पर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और दूसरे कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बाकी हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह होगी। ठीक है, ऐसी फील्ड की वजह से हर जगह का पोटेंशियल कैसा होगा, पोटेंशियल कितना होगा। तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा और तुम बता सकते हो कि अंदर वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो वो बाहर वाले स्फेयर से ज्यादा होगा। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कहा गया था कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स थे और उस पर चार्ज रखा गया था। हम क्या करते हैं कि इन दोनों, क्योंकि ये दोनों कंडक्टिंग दोनों मेटेलिक स्फेयर्स हैं, इसको किसी कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी कंडक्टिंग केबल से। ठीक है, ये मान लो कॉपर वायर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे ही हम वायर को कनेक्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, वायर को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा। बताओ। ओके, गुड। ठीक, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ही हम मेटेलिक वायर से दोनों शेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों कंडक्टर अब अलग अलग कंडक्टर नहीं होगा, ये मिल करके एक ही कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, वन सिंगल कंडक्टर, शेप कैसी भी हो लेकिन ये एक ही कंडक्टर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, और अगर ये सिंगल कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर होता है। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे इस केबल को, ये सिंगल कंडक्टर होगा और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो इमीडिएटली माइग्रेट करके ना, ये सारे चार्जेस क्या होंगे, यहाँ से चल के इमीडिएटली आउटर सरफेस पर चले जाएंगे। ठीक है, अंदर अंदर के जो चार्जेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला चार्ज, ये सारे चार्ज धीरे धीरे निकल के यहाँ से इस तरह से ऊपर आउटर सरफेस पे रीअरेंज होने लगेंगे और एक एक करके, ठीक है, सारे चार्जेस आउटर सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो हमने डिपॉजिट किया था वो आउटर सरफेस पर अरेंज हो जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। ठीक है, और क्योंकि ये सिंगल कंडक्टर बन गया है तो इस कंप्लीट कंडक्टिंग बॉडी का एक यूनिक सिंगल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो जैसे ही आउटर स्फीयर पर चार्ज आ गया है तो ये एक हॉलो स्फीयर है।
ठीक है, ऑफ लार्जर रेडियस, ठीक है, और इस पूरे पार्ट का जो पोटेंशियल है वो भी सेम पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम कंडक्टर्स को कनेक्ट कर देंगे ना, तो कंफर्म है कि वो पूरा एक ही कंडक्टर बन गया, तो पूरे कंडक्टर का एक ही पोटेंशियल होता है, एक कंडक्टर के पास एक ही पोटेंशियल होता है, क्योंकि कंडक्टर चाहे किसी भी शेप का हो, कंडक्टर हमेशा अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर ही लेगा, और अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पूरा का पूरा कंडक्टर सिंगल पोटेंशियल पर आएगा, ठीक है। और वो इस केस में सिंगल पोटेंशियल पर कैसे आ रहा है, सारे चार्जेस बाहर ही हमेशा आउटर सरफेस पर आकर के सिंगल पोटेंशियल पर ही कंडक्टर पहुंच रहा है, ठीक है। ठीक है, ये बताना तो आसान था, सिंपल है। और हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब तक जब तक जब तक जब तक सारे चार्जेस अंदर थे ना, जब तक सारे चार्जेस अंदर थे, ठीक है, तब तक ये अंदर वाले स्फेयर का जो पोटेंशियल है वो लेटेस्ट से 100 वोल्ट था, और जो बाहर वाला स्फेयर है उसका पोटेंशियल 50 वोल्ट था, तो बाहर वाले स्फेयर का पोटेंशियल कम था, अंदर वाले स्फेयर का पोटेंशियल ज्यादा था। तो जो चार्जेस होते हैं अगर उनको पाथ मिले, अगर ये केबल है नहीं तब तो बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनको पाथ मिलेगा तो चार्जेस हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो ये चार्जेस, ठीक है, माइग्रेट करके आउटर कंडक्टर के सरफेस पर इमीडिएटली सेटल हो जाएंगे, ठीक है, और फाइनली ओवरऑल ये कंप्लीट कंडक्टर सिंगल पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस अगर ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें समझ में आ गया, तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम की एनर्जी का क्या होगा। फाइनल क्वेश्चन है कि सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है, ठीक है, चार्जेस हैं, चार्जेस एक दूसरे के कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, तो एनर्जी क्या होगी बताओ, एनर्जी क्या होगी। अरे बताओ भाई, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एनर्जी सेम रहेगी। अरे कुछ तो कॉमन सेंस यूज करो, ये सारे चार्जेस अभी देखो कितना पास है, ठीक है, ये सारे चार्जेस, और ये सारे चार्जेस अब इतनी दूर चले जाएंगे, तो कितनी होगी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कंपेयर तो कर सकते हो ना, कि जब ये सारे चार्जेस आउटर स्फीयर पर चले जाएंगे तो आपस की जो म्यूचुअल सेपरेशन है वो इंक्रीज होगी, चार्जेस दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, और दूर जाने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो सिस्टम की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है, और बाद में एनर्जी डिक्रीज कर रही है, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी। और ये ऑब्वियस भी है कि हमेशा कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियसली हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ही जाता है, तो एनर्जी जो है ना सिस्टम की डिक्रीज करनी चाहिए थी, तो एनर्जी फाइनली इसकी डिक्रीज कर जाएगी, पहले ज्यादा एनर्जी थी अब इसके पास कम एनर्जी हो गई, ठीक। तो क्वेश्चन उठता है कि अगर पहले के कंपैरिजन में बाद में एनर्जी डिक्रीज हुई है तो एनर्जी गई कहाँ, बताओ। यहाँ तो बाहर से हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ हुआ है, बाहर से तो हमने टच भी नहीं किया है, जल्दी से मतलब इंसुलेटर के थ्रू वायर को लगाया और वहां से भाग आए, और कुछ नहीं किया है। ओके 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 ओके, ठीक है। तो फॉर द रीजंस दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर, तुम आगे पढ़ोगे या नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करते हैं, तो जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं, जब भी करंट एग्जिस्ट करता है,
तो हमेशा एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी। करंट होगा तो हीट एनर्जी भी डिसिपेट 100% करेगी। तो जब ये चार्जेस माइग्रेट कर रहे थे ना, चार्जेस कंडक्टर मूव कर रहे हैं, मतलब मूव करने में वो कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करते हैं। ठीक है, इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो पहले काइनेटिक फॉर्म में आएगी, लेकिन काइनेटिक फॉर्म में वो रहेगी नहीं, वो अंदर ना हीट के फॉर्म में अंदर हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। थोड़ा बहुत तुम कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो कि चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पहले पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये सब काइनेटिक फॉर्म में, क्योंकि हायर से लोअर पोटेंशियल पर जब ये चार्जेस जा रहे होंगे तो हायर से लोअर पहुंचने में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनके पास एक वेलोसिटी आएगी चार्जेस के पास। लेकिन वो वेलोसिटी जाएगी कहाँ, फाइनली तो इनको सेटल होना है। तो जैसे ये अंदर आएगी ना, तो एक्चुअली वो वेलोसिटी जब ये कंडक्टर के अंदर मूव करे तो आयन से कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे। तो वो जो कोलिजन की जो एनर्जी है ना, वो हीट के फॉर्म में उसके इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, थर्मल मोशन में वो चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पर हीट भी जनरेट होगी। ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, जो एनर्जी डिक्रीज हुई है, जितनी एनर्जी डिक्रीज हुई है वो एक्चुअली हीट के फॉर्म में यहाँ पर डिसिपेट होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इस वाले पॉइंट में? ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारे लिए ट्रेनिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने ये आसान क्वेश्चन, मतलब वो भी आसान है, एक क्वेश्चन इसलिए करके दिखा दिया ताकि तुम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सिचुएशन अज्यूम करते हैं। अगला पॉइंट मुझे कंडक्टर से रिलेटेड समझाना है, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन से ही समझते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट से हमारे पास दो कंडक्टर्स है, और दोनों कंडक्टर्स सिंप्लिसिटी के लिए बिल्कुल स्फेरिकल है। कि बिल्कुल स्फेरिकल कंडक्टर्स है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा वाला कंडक्टर भी बिल्कुल स्फेरिकल है, और वो कंडक्टर बहुत दूर है लेटेस्ट से। ठीक है, पहले वाले कंडक्टर को हम चार्ज कर देते हैं। ठीक है, लेटेस्ट से पहले वाले कंडक्टर पे चार्ज है कुछ भी है, लेटेस्ट से Q1 है, और पहले वाले कंडक्टर की जो रेडियस है वो R1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि जो दूसरा वाला कंडक्टर है ना, वो पहले कंडक्टर से बहुत दूर है, ये सेपरेशन लार्ज है। ठीक है, बहुत दूर है। दूर होने का मतलब है कि अब दूसरे वाले कंडक्टर पे भी हम कुछ चार्ज डिपॉजिट करते हैं Q2, और दूसरे वाले कंडक्टर की जो रेडियस है लेटेस्ट से R2 है। ठीक है, ठीक है, दूसरे वाले कंडक्टर की रेडियस R2 है। क्योंकि क्योंकि ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे से बहुत दूर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले वाले कंडक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरे वाले कंडक्टर के ऊपर नेग्लिजिबल होगा, और दूसरे वाले का पहले के ऊपर नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे बहुत दूर है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले वाले कंडक्टर पे जो Q1 चार्ज डिपॉजिट किया है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली ही सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा हमेशा नहीं कह सकते, अगर दूसरा वाला कंडक्टर पास होगा ना, तब तो इस पे जो चार्जेस आए उनके म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से तुम गेस कर सकते हो। अगर पास रखेंगे तो इस साइड में ज्यादा चार्जेस आएंगे, इधर ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, फील्ड क्या होगी, वो हम डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले वाले स्फेयर की पोटेंशियल के Q1 अपॉन R1, और दूसरे वाले स्फेयर की पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? ठीक है, अगर तुम्हें इन दोनों स्फेयर्स पे चार्ज कितना
रखा गया, बता दिया गया, तो तुम दोनों का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इन दोनों स्फेयर्स को हम एक कॉपर वायर लाते हैं, तो इन दोनों स्फेयर्स को हम इस कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है कि जैसे ही हम इस कॉपर वायर को दोनों स्फेयर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद दोनों स्फेयर्स पे चार्ज सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, और अगर चार्जेस चेंज होंगे तो चार्जेस कितने कितने आएंगे, बताओ। ठीक, फिर से तुम लोगों का आंसर। ठीक है। फील्ड लाइंस की एनर्जी मैंने क्लास में अभी तक मेंशन ही नहीं किया, तुम लगता है बहुत जगह से तरह दुख पढ़ रहे हो क्या? क्लास में फील्ड लाइन से एसोसिएटेड एनर्जी बताई गई है क्या? अभी मेरे लिए चार्ज के साथ एनर्जी है, फील्ड के साथ एनर्जी का कोई कंसेप्शन नहीं है। ओके ओके, ठीक है, इसको सॉरी, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बोलेंगे कि जैसे ही हम इन दोनों स्पेस को कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही इन दोनों स्पेस को हम कनेक्ट करेंगे कॉपर वायर से, तो ये पूरी बॉडी वन सिंगल कंडक्टर कहलाएगी। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंडक्टर नहीं है, एक ही कंडक्टर है, और अगर एक ही कंडक्टर है और उस एक कंडक्टर पे चार्ज रखा जाएगा, तो वो चार्ज अपने आप को हमेशा इसी तरह से रीअरेंज करेगा कि कंडक्टर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, और कंडक्टर के पास अपनी एक यूनिक पोटेंशियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो चार्जेस अपने आप को रीअरेंज करेंगे, लेकिन रीअरेंज इसी तरह से करेंगे कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। कि इसका मतलब चार्जेस एक दूसरे, मतलब एक से दूसरे पे माइग्रेट करें, किससे किस पे करें वो हमें पता नहीं है, लेकिन चार्जेस अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, तो मान लो रीअरेंज होने के बाद जो चार्ज है ना, वो Q1 डैश है। ठीक है, Q1 डैश है, और टोटल चार्ज चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें टोटल चार्ज तो सेम रहेगा। लेकिन रीअरेंज होने के बाद मान लो पहले वाले पे फाइनल चार्ज Q1 डैश हो गया और दूसरे वाले पे फाइनल चार्ज Q2 डैश हो गया। ठीक है, तो पहले वाले का पोटेंशियल के Q1 डैश अपॉन R1 के Q2 डैश अपॉन R1। तो हम बोलेंगे जैसे ही इन दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि Q1 डैश अपॉन R1 ये इक्वल होगा Q2 डैश अपॉन R2 के। ठीक है, जिसका मतलब है कि चार्ज जो होगा, या Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स, तुम ऐसा लिख सकते हो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल R1 डैश अपॉन R2 डैश। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका है कि इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे ना, तुम इस रेशियो से बता सकते हो कि जो चार्जेस होंगे फाइनल चार्जेस, वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब क्या है? अरे पोटेंशियल की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन रेडियस, तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर चार्ज भी उतना ही ज्यादा आना पड़ेगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका चार्ज भी कम होगा। तो अगर हमें रेडियस का रेशियो बता दिया जाए तो दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा वो भी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो बताओ, मान लो पहले वाले स्फेयर पे हमें बता दिया गया है, और अज्यूम करना है कि ये दोनों स्फेयर्स दूर है काफी, अगर पास है तो हम ऐसा नहीं कह सकते, कनेक्ट कर दिया गया। पहले मान लो इन दोनों की रेडियस में बता देता हूँ।
चलो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मान लो 10 माइक्रो कूलॉम है और रेडियस लेट अस से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरे वाले स्फेयर का पे जो चार्ज है वो कुछ 20 माइक्रो कूलॉम है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद दोनों पे कितने कितने चार्जेस आए, फाइनल चार्जेस बताओ। फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे? इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इस पे हमें पता है कि रेडियस का जो रेशियो है ना, रेडियस का जो रेशियो है वो 2:1 का है। तो जो चार्ज का रेशियो होगा ना वो भी 2:1 का होना चाहिए। तो टोटल चार्ज है कितना, इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज है, 10 + 20 30। तो 30 का मतलब है कि पहले वाले पे 20 आना पड़ेगा और दूसरे वाले पे 10 आना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले पे 20 माइक्रो कूलम्ब आएगा, दूसरे पे 10 माइक्रो कूलम्ब आएगा। ऐसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दूसरे वाले स्फेयर पे जो 20 है ना उसमें से 10 माइक्रो कूलम्ब निकल करके, ठीक है, पहले वाले स्फेयर पे आकर के सेटल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों, अब दोनों स्फेयर्स बिल्कुल सिंगल पोटेंशियल अटेन कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या हमारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी पहले के कंपैरिजन में? अभी क्या सिस्टम की, अभी मैंने तुम्हें ऐसे हॉलो स्फेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं बताया। मैं जब पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था कि हर तरह के सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं पेयर वाइज हर एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r से ऐड करके, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान नहीं है। फिर मैंने बताया था कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें स्फेयर है, पॉइंट चार्जेस है, रॉड है। टोटल एनर्जी अगर लिखनी है तो उसमें अलग अलग बॉडीज के म्यूचुअल इंटरेक्शन की तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे, लेकिन साथ साथ हर एक बॉडी की अपनी, अगर अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है, बॉडी है, तो बॉडी की अपनी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो कैलकुलेट नहीं की थी, लेकिन इतना बोला था, एटलीस्ट इतना बोला था कि उनके पास सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्योंकि ये दोनों बहुत दूर है तो इनकी इंटरेक्शन की तो एनर्जी नहीं होगी, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी फर्स्ट स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेकंड स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लाइक भाई बाद में दोनों की पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब चार्ज का माइग्रेशन हो जाएगा तो तुम्हें क्या लगता है पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी? डिक्रीज ही करेगी, क्यों? क्योंकि चार्जेस माइग्रेट किए हैं ना। चार्जेस माइग्रेट करने का मतलब है, चार्जेस माइग्रेट करने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डिसिपेट हुई है, तो सिस्टम से कुछ एनर्जी डिसिपेट हुई तो टोटल एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज ही की होगी, ठीक है। ठीक है, तो अगर अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स दिए जाते हैं, तो इनके बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, ठीक, फाइनल चार्जेस की बात कर रहा हूँ, तो मान लो फाइनल चार्ज है Q1 R1 और फाइनल चार्ज है Q2 R2। तो इनके ऊपर जो फाइनल चार्जेस होते हैं वो हमेशा रेडियस के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, पोटेंशियल को सेम रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर तुम्हें फाइनल चार्जेस पता चल जाते हैं तो तुम्हें इन दोनों के पास, इन दोनों का पोटेंशियल भी पता चल जाएगा जो कि कॉमन पोटेंशियल होगा, और इन दोनों की वजह से फील्ड भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट से मैं अभी इस क्वेश्चन में चार्ज से ज्यादा चार्ज
चार्ज से ज्यादा चार्ज डेंसिटी में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मैं पहले वाले स्फेयर पे चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ और दूसरे वाले स्फेयर पे चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट, हमें इतना तो पता है कि Q1 अपॉन Q2 जो है, मतलब चार्ज का वही रेशियो है जो कि रेडियस का रेशियो है। मतलब अगर बड़ा स्फेयर है तो उस पर ज्यादा चार्ज आएगा, छोटा स्फेयर है तो कम चार्ज आएगा, ठीक है। रेडियस डबल होगा तो चार्ज भी डबल होगा, रेडियस 10 टाइम्स होगा तो चार्ज भी 10 टाइम्स होगा, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद तो मैं समहाउ इंटरेस्टेड हूँ इन दोनों की चार्ज डेंसिटी के रेशियो में। तो चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो रिलेशनशिप है ना, हमें चार्ज तो दोनों स्पेस पे पता ही है, तो अगर हम चार्ज को उसके एरिया से डिवाइड कर दें तो एरिया कितना होगा 4πr1²। अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज डेंसिटी का रेशियो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ σ1 अपॉन σ2। ये कितना होगा Q1 अपॉन 4πr1²। इसको चेक करो, Q2 अपॉन 4πr2², ठीक है। और ये Q1 अपॉन Q2 और ये होगा अपॉन डिवाइड में है तो ये R2 अपॉन R1²। और Q1 अपॉन Q2 कितना होगा? अरे ये समझ में आ रहा है ना? तुम लोग इमीडिएटली बताओगे अगर थोड़ा भी डाउट होगा किसी भी पॉइंट पर। तो सब कुछ सीक्वेंस में है। अरे इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि दो दूर रखे हुए स्फेयर्स को कनेक्ट किया गया। अब कनेक्ट करने के बाद पहला क्वेश्चन था कि चार्ज कैसे इन दोनों स्फेयर्स पे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो रेडियस के रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। पोटेंशियल कितना होगा, तो दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अगर चार्ज पता चल गया तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अब इसके आगे चल करके मैं दोनों स्फेयर्स पे चार्ज डेंसिटीज का भी रेशियो देखना चाहता हूँ। तो कंडक्टर पे जो चार्ज डेंसिटीज का रेशियो है वो कितना आ रहा है पता है? ये है इसको तुम लिखोगे Q1 ये R1 अपॉन R2 और ये R2² अपॉन R1²। तो ये एक R1 कैंसिल हो जाएगा और σ1 अपॉन σ2 की वैल्यू आएगी, क्या आ रही है R2 अपॉन R1 के इक्वल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। मतलब दोनों स्फेयर्स को कनेक्ट करने के बाद जो लार्जेस्ट स्फेयर है उस पे चार्ज तो ज्यादा आएगा, जो स्मॉलर स्फेयर है उस पे चार्ज तो कम आएगा, ठीक है। लेकिन स्मॉलर स्फेयर पे जो चार्ज डेंसिटी होगी ना वो ज्यादा होगी और लार्जेस्ट स्फेयर पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम होगी, ठीक है। जब भी हम स्फेयर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा लार्जर स्फेयर पे चार्ज डेंसिटी कम होगी और स्मॉलर स्फेयर पे चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? मतलब कि जैसे जैसे स्फेयर का रेडियस हम बढ़ा रहे हैं ना, चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। जितना बड़ा स्फेयर लेंगे उस पे चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा लेकिन चार्ज डेंसिटी कम होगी। क्यों? इसलिए कम होगी क्योंकि रेडियस बढ़ाने से ना चार्ज तो रेडियस के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है लेकिन चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया और एरिया का मतलब है रेडियस स्क्वायर, समझे? तो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करने में हम सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं। तो जब हम रेडियस बढ़ा रहे हैं ना तो चार्ज तो रेडियस के प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है लेकिन सरफेस एरिया रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया डिक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो रेडियस बढ़ाने से क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ रहा है चार्ज की कंपैरिजन में, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं और रेडियस जितना ज्यादा होता है
वहां पे चार्ज डेंसिटी उतनी कम होती है, वहां पे चार्जेस जो होते हैं ना वो दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन अगर रेडियस कम रखते हैं तो वहां पे चार्जेस पास पास डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और चार्ज की डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देख करके एक लॉजिकल कंक्लूजन हम निकालते हैं कि लेट अस से अभी तक तो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल, मतलब दो सिमेट्रिकल स्फेयर्स को हम ज्वाइन करके कंडक्टर की चार्ज डेंसिटीज कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का कंडक्टर है, ठीक है सर। हाँ सर ये रिजल्ट और एक बार समझाएंगे कैलकुलेशन। हाँ, रिजल्ट में मैंने बोला कि देखो ये जो चार्ज सर है ना, बीच में जो किया आपने। कौन सा, एक मिनट कहाँ चला गया, ये चार्ज डेंसिटी ना, यस सर। तो यहाँ चार्ज से यहाँ डेंसिटी से। नहीं, ये जो Q1 अपॉन Q2 है ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये रेडियस के रेशियो में होगा, ठीक, वो R1 अपॉन R2 होगा, ठीक है, ये यस R1 सर। अपॉन R2 है। लेकिन इसको हमें मल्टीप्लाई करना है R2 अपॉन R1 के स्क्वायर से, ठीक आया है, आया। ठीक है, तो ये R2 अपॉन R1 हो जाएगा ना, तो तुम देख सकते हो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 वो R2 अपॉन R1 के इक्वल है, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब मैं एक जनरल कंडक्टर ले रहा हूँ और ये पूरी बॉडी एक कंडक्टर है और इस पे कुछ चार्ज डिपॉजिट करता हूँ, चार्ज अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्जेस इस पे इसी तरह से आएंगे, ठीक है, चार्जेस इस पे इसी तरह से आएंगे जिससे कि पूरे कंडक्टर के पास एक यूनिक सिंगल पोटेंशियल होगा। और सिंगल पोटेंशियल अटेन करने के लिए जिस तरह से पहले मैंने एग्जाम्पल लिया था, हम इस सिंगल कंडक्टर में भी हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वाला जो एरिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक लार्जर स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है वो छोटे स्फेयर का हिस्सा है, ठीक, इस पार्ट में कंडक्टर का कर्वेचर बहुत कम है, रेडियस बहुत ही ज्यादा है, और इस पार्ट में कर्वेचर बहुत ज्यादा है, रेडियस बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि पूरे कंडक्टर को सिंगल पोटेंशियल अटेन करना है तो हम बोलेंगे सिंगल पोटेंशियल अटेन करने के लिए जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जहां पे रेडियस कम है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस पार्ट में पता है, इस पार्ट में चार्जेस बहुत ही कॉम्पैक्ट होकर बहुत ही चार्ज डेंसिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी, ठीक है, और जितना बड़ा रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना उस सरफेस पे उतनी ही कम चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है। तो इस तरह का कंडक्टर का वो पार्ट जहाँ पे बिल्कुल कर्वेचर कम रहता है, या कंडक्टर का वो पार्ट जो कि बिल्कुल शार्प होता है, जैसे कि मान लो स्क्वायर शेप, मतलब क्यूब शेप का कोई कंडक्टर लाते हो, तो इसके जो ये कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर बिल्कुल ऐसा शार्प तो होगा नहीं, थोड़ा कम से, मतलब बहुत क्लोज जाओगे तो उसमें थोड़ा सा कर्वेचर आएगा, तो वो बहुत ही, क्योंकि वहां पे कर्वेचर बहुत कम होता है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ह्यूज होने लगती है, और चार्ज डेंसिटी ह्यूज होने का मतलब है, कल ही पढ़ा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो ये हम आगे डाइलेक्ट्रिक्स में पढ़ेंगे कि क्योंकि इसके आसपास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके ना सेपरेट कर देती है न्यूक्लियस से, और एटम्स आयनाइज हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो थोड़ा बहुत कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और जैसे ही कंडक्टर की तरह बिहेव करता है तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो लीक करके
उस डाइलेक्ट्रिक के थ्रू वो ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं या दूसरी बॉडी तक पहुंच जाते हैं एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये जैसे कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, फिर उसके बाद चार्ज लीकेज स्टॉप हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर तुम उनको चार्ज करोगे तो सबसे पहले पॉइंटेड एरिया या कॉर्नर वाला जो पार्ट है या शार्प बेंड वाला जो पार्ट है वहां से चार्जेस लीक करना स्टार्ट करेंगे। और जब चार्जेस लीक करेंगे तो चार्जेस लीक करने की वजह से तुम्हें वहां पे स्पार्क भी दिखेगा, जिसको तुम लाइटनिंग भी बोलते हो। ठीक है, अब स्पार्क क्यों होता है वो बहुत कॉमन सा स्पार्क तुम लोगों ने देखा है होते हुए कि अगर बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है ना, तो अब ये चार्ज चाहता है निकल करके बाहर जाए, लेकिन इसको रास्ता नहीं है बाहर जाने का। लेकिन अगर हम चार्ज इस पे कंटिन्यूअसली डिपॉजिट करते जा रहे तो एक टाइम आएगा जब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और एयर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 10 मिलियन यानी 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अगर इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये इतनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि 1 मीटर में 3 × 10⁶ वोल्ट। ठीक है, इसको 3000 किलो वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है और 1 मीटर में अगर इतना है तो इसको बोल सकते हो 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना कम होता है। ठीक है, अगर तुम्हें स्पार्क प्रोड्यूस करना है तो तुम 2 कंडक्टिंग प्लेट्स लाओ, ठीक है, इस तरह के, और उनके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखो और उन दोनों के को कनेक्ट करो 30,000 वोल्ट की बैटरी से, तो तुम्हें बीच में ना लाइटनिंग स्पार्क्स दिखने लगेंगे। ठीक है, तो स्पार्क आना ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, और इसके पीछे रीजन क्या है वो बहुत ही सिंपल सा फिनोमेनन है कि बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। ठीक है, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना, तो मैं पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका ऑपोजिट होगा कि नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चार्जेस निकल करके यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से लीक कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ के चार्जेस खाली हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वो जो एनर्जी गैप है उसके इक्विवेलेंट मतलब उस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है। ठीक है, और वो फोटोन्स एमिट होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें लाइट एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, और बहुत तेजी से हाई करंट पास होने की वजह से, तो एक्चुअली यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो पहला पहला काम ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज हो गए। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, और साथ साथ इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यूई फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स की वजह से बहुत हाई एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, उनके पास बहुत हाई वेलोसिटी होगी। तो इस हाई वेलोसिटी, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना काम कर ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करके बाहर निकाल ले। तो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज हो गए, वहां पे बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये इन टर्न क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करके बहुत हाई स्पीड से नए मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करके नए इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं। इसको एवलांच इफेक्ट भी बोलते हैं। एवलांच जैसे ग्लेशियर्स माउंटेन के ऊपर से जैसे फॉल करते हैं तो वो छोटा सा बर्फ का टुकड़ा होता है, लेकिन पूरे माउंटेन को वो गिराने लगता है, क्योंकि एक से फिर दो बनते हैं, दोनों मिलके चार उस तरह के बड़े बड़े हिस्से को तोड़ के गिराते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक से मल्टीप्लाई होते हैं, दो हो जाते हैं, दो से चार हो जाते हैं, और बिल्कुल बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो ये
तो ये बहुत ही मतलब अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और उतने देर में ये सारे चार्जेस निकल करके लीक हो जाते हैं। ठीक है, लीक होने से दो चीजें होती है, एक तो फिर यहाँ पे लाइट एनर्जी भी तुम्हें दिखती है, लेकिन इस हाई करंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट भी डिसिपेट होता है। ठीक, बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट होने की वजह से वहां का प्रेशर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसकी वजह से साउंड भी तुम्हें सुनाई देता है। ठीक है, तो स्पार्किंग के साथ साथ तुम्हें साउंड भी की भी आवाज सुनाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, या तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट जाने अनजाने में कई बार किया भी होगा। जैसे तुम घर पर जाते हो, ठीक है, और फिर ठीक है अपने कपड़े जैसे उतारते हो ना, तो क्योंकि कपड़े बहुत टाइम तक ठीक है बॉडी पे रखे रहते हैं, कपड़ों को जैसे बाहर निकालते हो तो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से तुम्हारी बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है, और वो चार्जेस तुम्हारे हेयर पे भी चले जाते हैं। ठीक है, और और क्योंकि जो हेयर होते हैं ना, हेयर का जो ये टॉप पॉइंट होता है, ये पॉइंटेड होता है, तो यहाँ पे अगर चार्ज आता है तो बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो लीक करके बाहर भी आता है। ठीक है, तो बॉडी से तुम्हें स्पार्क निकलता हुआ भी दिखेगा। तो तुम ये एक्सपेरिमेंट ऐसा करना, अपने घर पे जाके करना। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर लोगे तो वो स्पार्क क्लियरली दिखेगा, जैसे बाहर, और नाइलन क्लॉथ है तो उसमें ये इफेक्ट ज्यादा तुम्हें अपरेंट दिखेगा। ठीक है, बाहर कर निकालते हो कपड़ों को, ठीक है, या रब करके भी देख सकते हो, तो वो थोड़ी देर के लिए ना वो साउंड भी तुम्हें सुनाई देगा और वो स्पार्क भी दिखेगी। ठीक है, और यही फिनोमिनन मोर और लेस लाइटनिंग में भी होता है। नहीं, मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने बताई ना, कहाँ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर, ये 1 मीटर के गैप में इतना पोटेंशियल लाना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में और कम, 1 माइक्रोमीटर में और कम, तो बहुत थोड़े से गैप में तो कम वोल्ट से भी काम चल जाएगा। ठीक, तो अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, स्फेरिकल सरफेस का। तो तुम अपने कर्वेचर के हिसाब से ना तुम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हें कितना चार्ज लाना पड़ेगा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसमें और क्या बताना था मुझे, हाँ ये सारे पॉइंट्स। हाँ, अब इसके बाद फाइनल पॉइंट कंडक्टर्स का मैं तुम लोगों को बोला था कि एक दो क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है, फिर भी कंडक्टर्स के ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे स्कोप से बाहर के हैं, लेकिन उसके लिए भी हम अपने मतलब प्रेजेंट नॉलेज यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके सामने कुछ डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट चार्ज क्यू रखते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, और यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट नहीं, यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, मतलब इसके सामने तुम कुछ भी रख सकते हो, रॉड रख सकते हो, लेकिन बाकी सारी बॉडीज के लिए क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट चार्ज है, मतलब यूनिवर्स में दो ही बॉडीज है, एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट है। कि ध्यान देना है कि इनफाइनाइट शीट अलग चीज होती है, और इनफाइनाइट शीट जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट थी। उसके सरफेस पर हर जगह पर चार्ज यूनिफॉर्मली हमने
स्कैटर किया था। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट है जिसके ऊपर, जिसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं और अपनी तरीके से वो एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज है और उसके सामने एक स्फेयर रखा गया है, और इस क्वेश्चन के लिए भी बिलीव मी हम थोड़ा सा मुझे लेवरेज दोगे तो मैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज ही यूज करके। लेकिन लेकिन हमें उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है इसमें से। इस क्वेश्चन में मतलब एक पॉइंट चार्ज है और एक न्यूट्रल कंडक्टर है, स्फेरिकल, न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टर। इसके लिए तुम्हें अंदर के पॉइंट पर ही फील्ड पोटेंशियल पूछा जाएगा, ठीक है, स्फेयर के अंदर, बाहर नहीं। बाहर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना, कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, तो वो तुम्हारे डोमेन में नहीं है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अंदर के पॉइंट पर लेकिन, अंदर के पॉइंट पर लेकिन जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज से हम फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम लोग, टाइम हो चुका है तो इसको नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। अभी तक जितना कुछ करवाया है उसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, पूछो पूछो पूछो। देखो, ऑब्वियसली ट्रू सेंस में तो कुछ ना कुछ चार्जेस वायर पे भी रहने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम इस तरह से सोच सकते हैं कि वायर बहुत ही थिन है, बहुत ही लॉन्ग है, तो इस पे जो चार्जेस आएंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, ठीक है, तो वो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। इस पे कुछ ना कुछ चार्जेस आएंगे लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, और उसकी वजह से फील्ड और पोटेंशियल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और ठीक है, तो फिर क्लास ओवर करते हैं। एक मिनट, और क्या क्वेश्चन? when we connect to concentric circles, where do the induced charges? सर्कल्स कहाँ, स्फेयर्स? सर्कल्स वाला हमने कब लिया, वो तो स्फेयर्स थे। हाँ, तो इसमें इंड्यूस चार्जेस, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस पे हमने खुद से चार्ज डिपॉजिट किया था, ठीक है, तो मैंने बोला था कंडक्टर पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए, ठीक। अगर अगर हमने खुद से चार्ज दिया है कंडक्टर के ऊपर और वो चार्जेस खुद ही ऐसे अरेंज हो रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज प्लस मतलब सेपरेट होने की जरूरत नहीं है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तुम सोचो, ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कोई सॉलिड कंडक्टर है, इस पे क्यू चार्ज अगर हम डिपॉजिट कर देते हैं तो ये क्यू चार्ज, नेट चार्ज क्यू ही रहेगा और वो सरफेस पर आएगा। तुम बोलोगे इसके, मान लो हमने 20 माइक्रोकूलम डिपॉजिट किया तो 20 माइक्रोकूलम सरफेस पर आ गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसमें से इंड्यूस चार्ज भी आना चाहिए, तो तुम बोलोगे -10 +10, ये कहाँ जाएगा, सरफेस पर ही तो जाएगा, ठीक है, तो वो न्यूट्रलाइज होके फिर 20 ही रहेगा, ठीक। इंड्यूस की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जो हमने चार्ज डाला वही। हाँ, अगर इसको एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं तो इसके पास कोई चार्ज है नहीं, तो इसको अलग से प्रोड्यूस करना पड़ेगा चार्ज। वो कैसे कर सकता है, वो चार्जेस को सेपरेट करके कर सकता है, ठीक है। तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव चार्ज आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करते हैं। और कुछ? ठीक है, तो कल की जो क्लास है उसको मैं सोचा था कि मॉर्निंग में रखूंगा, लेकिन फिर तुम लोग स्कूल का कह रहे हो कुछ, तो ठीक है, कल की क्लास भी फिर हम कल की क्लास भी फिर इसी टाइम में रखेंगे 8:40 पर, ठीक है। कल मैं चाहता हूँ कि इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और भी है पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैपेसिटर्स के अलावा भी डाइलेक्ट्रिक्स का एक पॉइंट है, बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर भी हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं।
और मैक्सवेल की इक्वेशंस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड मैक्सवेल की 2 इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन वो सब हम ये करंट के बाद करेंगे, क्योंकि उसमें सर्किट सीख जाएंगे तो उसी के साथ साथ कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाकी पॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बाकी तुम लोग अलग से पूछ लेना। थैंक यू।